नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ के में सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि आप सभी ने नाम सुना ही होगा, चूँकि आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, फिर भी मैं इन सभी एक एक वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले चूँकि वर्ड आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे प्रोग्रामिंग की और लैंग्वेज की। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे, जैसा कि जैसे ही कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि एक पीसी है जिसमें मॉनिटर होगा, एक सीपीयू होगा और आपके एक कीबोर्ड होगा, प्लस आपके पास एक माउस होगा, और ये सारे आपके जो कनेक्ट होंगे वो सीपीयू से कनेक्ट होंगे इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा इसको अगर हम ब्रीफ देखना चाहें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अपन कुछ इनपुट्स देते हैं, जरिए कीबोर्ड है, माउस है, या कोई स्विच हो सकता है, या कुछ और अदर डिवाइसेज हो सकती है जिनके माध्यम से हम इनपुट देते हैं। वो इन पर आपके प्रोसेस करता है और इसके बाद आपको आउटपुट देता है। वो आपकी डिस्प्ले पे हो सकती हैं, प्रिंट हो सकता है। तो ये सारा जो आपका है वो एक कंप्यूटर का वर्क होता है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम एक ही सिंगल शब्द में अगर बात करें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है वो आपका एक तरीके से सीपीयू जो है वो आपका क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ये आप हमेशा सुनते आए होंगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि सीपीयू जो है वही आपका क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है, आपके इनपुट्स फ्लो को, आउटपुट को, प्लस मेमोरी को, प्लस ये सारी चीज़ें। अच्छा, सीपीयू जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उनमें एक जो सीपीयू होता है वो एक आपका जो प्रोसेसर होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक सिंगल वन स्क्वायर इंच की लगभग एक चिप होती है, लगभग 1 स्क्वायर इंच की चिप है ये, जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है, जो मदरबोर्ड पर कनेक्ट होती है। ठीक, यानी मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जो जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट बने हुए हैं और उस पर आपके एक प्रोसेसर लगा हुआ है। वो प्रोसेसर इस टाइप का होता है। इस प्रोसेसर में क्या होता है, आपके एक ALU होता है, प्लस CU होता है, और एक आपके मेमोरी होती है, यानी इसको बोलते हैं हम रजिस्टर एरे। ये है आपके रजिस्टर एरे होते हैं, यानी ये 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, ALU, CU और मेमोरी, यानी रजिस्टर एरे। ये आपका रजिस्टर एरे होता है। ठीक, अच्छा, ये जनरली करता क्या है, सिंपल, जैसे कंप्यूटर, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो कंप्यूटर का मतलब, कंप्यूटर जो 2 वर्ड है इसमें, कंप्यूट प्लस ER लगा हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है आपका कैलकुलेट करना, यानी गणना करना। तो यहाँ पर जो ये सीपीयू का जो काम होता है वो सिंपली आपका क्या होता है, कैलकुलेट। ये क्या करता है, कैलकुलेटिंग करता है, हमेशा कैलकुलेटिंग करता है, यानी ये जो सीपीयू है वो आपका क्या करेगा, हमेशा कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यानी ये एक तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी या कहते हो आप कंप्यूटिंग करेगा। कंप्यूटिंग डिवाइस है ये। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो ये कंप्यूटिंग का काम करता है। इसके अलावा प्रोसेसर का कोई काम नहीं होता। ये सिंपल क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आती है, ठीक, उस इंस्ट्रक्शंस को आपके क्या करेगा, यहाँ पे कंप्यूट करेगा, बस कैलकुलेट करने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं होता। अच्छा दोस्तों, अगर हम थोड़ा और डीप जाके देखें कि माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, क्योंकि कंप्यूटर में ये महत्वपूर्ण इकाई है और इसी के ज़रिए सारा कंप्यूटर चल रहा है। और ये किसी भी लैंग्वेज को भी सीखने से पहले, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तभी हम कुछ उसके लिए बना पाएंगे, प्रोग्राम बना पाएंगे, उस पर कुछ काम कर पाएंगे।
तो इसके लिए यहाँ ये ज़रूरी है सबसे पहले समझना कि माइक्रो प्रोसेसर आखिरकार वर्क कैसे करता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका उसमें एक ALU पार्ट है, एक CPU पार्ट है और एक आपके रजिस्टर्स हैं। ठीक, ये सारा इसमें इसकी ना तो खुद की कोई ऐसी मेमोरी होती है जिसमें ये प्रोग्राम स्टोर कर सके, ना इसके पास कोई खुद की और डिवाइसेज होती हैं। ALU का होता है यहाँ, ये होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU है आपकी कंट्रोल यूनिट। आपके रजिस्टर हैं, ये हैं कहते हैं इनको अपन, ये एक तरीके से मेमोरी होती है। ठीक, यानी ये क्या करता है, जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम रन करना है, ये सिंपली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। हमेशा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट क्या करता है, यानी ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सबसे पहले क्या है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक साइकिल काम में लेता है, फैच, डिकोड, देन एग्जीक्यूट। ठीक, जैसे आप कोई प्रोग्राम रन करते हो कंप्यूटर पे, सपोज आप चाहते हो कि आपको एक फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको आपको ओपन करना है। तो इससे होता कैसे काम कि जैसे आपने वर्ड फाइल ओपन की तो वो हो जाती है अपनी आपकी मेन मेमोरी में। कहाँ जाएगी, मेन मेमोरी यानी रैम में ये स्टोर होती है जाके रैम। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट करता है, मेन मेमोरी से यानी रैम से। रैम पर जैसे ही आपके ये रैम में लोड होगा, अब यहाँ से ये क्या करता है, रैम में एक हमेशा जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी में क्या होते हैं आपके इस तरीके से एड्रेसेस होते हैं, एक मेमोरी सेल्स होती हैं ये। ठीक, ये मेमोरी है तो इनके जैसे मान के चलो सपोज इसका कुछ एड्रेस होगा, अपन कहते हैं जैसे XX00 होगा, 0x1100 होगा, कोई एड्रेस इस तरीके से एड्रेस होंगे इसके बहुत सारे, 10x000 10 0x0011 ये एड्रेसेज हैं। इनमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो जाके प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम खुद क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो अपन बोलते हैं उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस किस में होती हैं, अभी बाद में बात करेंगे थोड़ा प्रोग्राम के बारे में। सिंपली अपन ये मान लेते हैं कि कोई प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम क्या हो गया आपका इन रैम में लोड हो गया। अब जैसे ही किसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो ये जो यहाँ से क्या होता है, प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो जाती है आपकी CPU, यानी कौन लेता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर में क्या है कि एक तरीके से जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स में आपके बहुत अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं जिनका अलग अलग काम होता है। कुछ स्टोरेज रजिस्टर होते हैं, स्टैक रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। तो उनमें एक प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर है, PC रजिस्टर है। इसका काम क्या है कि ये प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम को काउंट करता है, यानी ये डायरेक्ट आपकी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, यानी इस रैम के यहाँ पर ये जो इसका एड्रेस यहाँ रखता है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो पहला उसमें जो रजिस्टर का जिसका जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें भी रखा हुआ है उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आता है। उस सेल के एड्रेस से फिर यहाँ से क्या है, वो जो उसमें उस सेल में या तो कोई आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में ये जैसे इंस्ट्रक्शन रखी हुई है यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन आएगी तो ये हुआ, इसको बोलते हैं फैच करना। तो यहाँ से ये फैच करेगा सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे से ये क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को पहले फैच करेगा। ये फैच हुआ, इसको क्या करता है, कंट्रोल यूनिट आपके कंट्रोल करता है। फैच करने के बाद जो ये डेटा आता है इसमें कुछ जैसे अलग अलग
आर्किटेक्चर होते हैं कंप्यूटर के, सीपीयू के जो अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, उनके आधार पे उनमें क्या है जो डेटा रखा होता है। तो इसमें पहले इसको क्या करेगा, ये डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ बाइट्स में, जैसे 4 बाइट में आपका, इसको वैसे पूरे कोड को बोलते हैं ये है ऑप कोड। ये क्या है, ऑप कोड। इसमें क्या है कि ये जैसे पहला है इंस्ट्रक्शन कि किस टाइप का ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन से क्या करवाना है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या कोई आपके जैसे सपोज आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई ऐड करना है या कोई डेटा मूव करवाना है, तो यहाँ पर ये आपके इंस्ट्रक्शन होती है। ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद इसी के पास में यहाँ पर इसका हो सकता है इंस्ट्रक्शन के साथ में कोई डेटा हो, वेरिएबल हो, तो वो भी आपका क्या होता है। तो इसके बाद जैसे ये पूरा डिकोड होगा, डिकोड में ये रहता है कि ये कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए है ये इंस्ट्रक्शन या किस टाइप के इंस्ट्रक्शन है, उसके आधार पे ये क्या करता है, उसको भेजता है। जो सीयू होता है उसको किसको भेज देता है, एएलयू को। एएलयू इस पर क्या करेगा, अपने इसको एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर पुनः दूसरा जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में एड्रेस रखा होगा, नेक्स्ट रजिस्टर, उसके फिर नेक्स्ट का एड्रेस लेगा, फिर उसकी इंस्ट्रक्शन को लेगा, फिर पुनः वो इसी तरीके से क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो पूरा प्रोसेस जो चलता है वो आपके फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, यानी ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब भी प्रोसेसर रन करेगा, यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर पर, तो वो ये इस तरीके की बार बार काम में लेगा, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से अपन एक समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो आपका काम करता है। जब प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शंस लेता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मशीनी कोड होते हैं, ये यानी ये मशीनी कोड होते हैं, जो भी हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये पहले से डिसाइड रहती हैं कि ये मशीन इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ भी जैसे मैंने बताया कि आपको कि क्या कर रहा है, बार बार प्रोसेसर एक मेमोरी सेल से इंस्ट्रक्शन को लेके आ रहा है। इस मेमोरी सेल में मैंने जैसे बताया था कि इसको पूरी को जो बोलते हैं वो है आपका ऑप कोड। ऑप कोड में आपके पहला जो पार्ट था वो था मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये पहले से एक तरीके की यानी प्री डिफाइन एक तरीके लैंग्वेज होती है, जैसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं अपन। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपके क्या है कि इसमें पहले से अपन को डिसाइड करना पड़ता है कि ये जैसे आपका कोड है 00000, ये है आपके प्रोग्राम स्टार्ट का है या प्रोग्राम स्टॉप का है। ऐसे ही दूसरा कोड है 00001, ये हो सकता है स्टार्ट का हो। तो ये एक टेबल होती है, पहले से डिफ़ाइन होती है कि इस तरीके से ये 0000 जैसे प्रोग्राम स्टॉप का है, ये स्टार्ट का है, ये आपका हो सकता है कि 10 हो, किसी आपके मूव करने का हो, किसी डेटा को शिफ्ट करने का हो, ये हो सकता है आपको किसी डेटा को कंपेयर करने का हो। तो इस तरीके से एक प्री डिफाइंड टेबल होती है। ये आपके हर जो भी कंपनी आपका माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करती है, जिसने जैसे आपके इंटेल है, इंटेल में भी अलग अलग आपकी इंटेल की सीरीज़ हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपके पहले प्रोसेसर जो आपके आया था जैसे 4004 था, 8008 था, फिर 8085 था, 8050 था, 8086 है। आजकल पेंटियम के जैसे P4 है आपका, कोर ड्यूल कोर है। तो ये सारे प्रोसेसर्स हैं, इनके ये जो डिज़ाइन होती हैं इसमें ये इंस्ट्रक्शन सेट जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये इंस्ट्रक्शन मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस तरीके से अगर ये आपका ये कोड है तो इसका मतलब ये होगा, ठीक। तो ये जो आपका इस तरीके से आपने हम बात कर रहे थे कि ऑप कोड जो होता है, ऑप कोड में पहला पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, मशीन इंस्ट्रक्शन होती है। अब मशीन इंस्ट्रक्शन वो ये बताने के लिए होती है कि इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए आप कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हो। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाने के लिए होता है। सेकंड पार्ट में आपका हो सकता है कि आपके डेटा हो, यहाँ आपका डेटा होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जैसे ही आपका मशीन इंस्ट्रक्शन होगी, वो मशीन इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में होगी, आपके 0101 में। तो इसीलिए अपन कई बार बोलते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है, मशीनी लैंग्वेज
यानी जिसको मशीन अंडरस्टैंड करती है वो कौन सी है, 0 1 है, यानी बाइनरी, और इसी में आपको लिखना होता है। ठीक, मशीन लैंग्वेज 0 1 है, बाइनरी लैंग्वेज है, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक, ये मशीनी डिपेंडेंट है, ये भी मैंने आपको इसीलिए अभी बता ही दिया कि हर आर्किटेक्चर पर डिफ़ाइन होती है, इसकी अलग लैंग्वेज होती है। जो भी इसको माइक्रो प्रोसेसर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसी आधार पर उसका मशीन लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। तो अब हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है कि कोई भी मशीन इंस्ट्रक्शंस होती है जो पहले से डिफ़ाइन है प्रोसेसर पर, वो आपके CPU के पास जाती है। CPU उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसके संबंधित डेटा को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और फिर वो इस तरीके से। अच्छा, ये सारा काम इतना फ्रीक्वेंट होता है क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है उसकी स्पीड जो है आपके 2.2 गीगाहर्ट्ज़। तो ये सोच सकते हैं कि यानी 2.2 गीगा, 1 सेकंड में इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस को ये बार बार जो आपका है फैच करेगा, डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। यानी 1 सेकंड में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाखों इंस्ट्रक्शंस जब आपकी एग्जीक्यूट होती हैं तब जाके आपका एक कोई छोटी मोटी टास्क परफॉर्म होती है। जैसे आप थोड़ा सा माउस मूव कर रहे हो तो इसके पीछे भी आपकी हज़ारों इंस्ट्रक्शंस रन हो रही हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस रन हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा अभी डीप हो जाएगा, अभी इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। बाद में जब कभी आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर सीरीज लेके आएंगे तब इनके बारे में आपको और डीपली समझाएंगे कि किस तरीके से आपका प्रोसेसर वर्क। तो दोस्तों अभी जैसे हमने बताया कि अब सीधे से एक थोड़ा सा अभी समझ में आने लग गया होगा कि आपके किस तरीके से, तो कोई भी प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी में होती हैं। मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में यहाँ से ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उन्हें कौन कॉल करता है, आपका CPU माइक्रो प्रोसेसर कॉल करता है, और माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर क्या करता है, उनको प्रोसेस करता है और वापस से उनके रिजल्ट को क्या कर देता है, शो कर देता है डिस्प्ले पर। किसी एक टास्क को परफॉर्म करने में आपको हज़ारों, लाखों या मिलियंस ऑफ मिलियंस या कह सकते हैं बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो दोस्तों जैसे बताया कि मैंने अभी कि आपके जो कंप्यूटर वर्क करता है वो किसका काम करता है, मशीनी इंस्ट्रक्शंस पर। अब इन इंस्ट्रक्शंस को इतना याद रख पाना, इस टेबल्स को पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए कि इन 010101 को आप याद कर सको कि ये पर्टिकुलर किस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जैसे अपन कहें कि ये इंस्ट्रक्शन है, कोड है, और ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी 0101 को याद रख सकें। तो ये तो मशीनी लैंग्वेज रही। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या है, डायरेक्ट अंडरस्टूडेबल होती है, जिसे प्रोसेसर सीधे अंडरस्टूड करता है। यहाँ पे आपकी ये इस तरीके से कुछ भी 1 जो भी हैं इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। सो अब इसमें इनको अंडरस्टैंड यानी याद कर पाना उनको बहुत कॉम्प्लेक्स है, हालांकि इन्हें मशीन समझती है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम कैसे जल्दी से काम कर सकें और ह्यूमन बीइंग उस पर कैसे काम कर सकें, तो ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है इसको याद रख सके। ठीक है, तो इसके लिए इसकी वजह से क्या किया प्रोग्रामर्स ने या डेवलपर्स ने कि कुछ ऐसा तोड़ निकाला जाए कि इसको, इन कोड्स को रिप्लेस कर दें। तो इस कोड को रिप्लेस करने के लिए जो दूसरी लैंग्वेज बनाई गई ह्यूमन्स के लिए समझने के लिए, वो आपकी बनी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसमें क्या किया गया कि जो ये आपके कोड थे, कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो कोड थे, उन कोड को आपके न्यूमेरिक कोड के जरिए इनको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। न्यूमेरिक कोड क्या है कि एक तरीके से जो असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो क्या है, न्यूमेरिक कोड होते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बता देते हैं। सपोज जैसे पहले हो सकता था कि आपको मान के चलो मैं 2 नंबर हैं उन्हें ऐड करवाना चाहता हूँ, जैसे C = A + B। मैं चाहता हूँ कि कोई एक A नंबर है, एक B नंबर है, उसको ऐड करवा के C में डालना है।
तो हो सकता है पहले जो आपको कोड को इसको ऐड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती थी, वो जैसे कोई ऐड के लिए ये वेरिएबल है, इसके मेमोरी एड्रेस है ये, प्लस आपके प्लस का साइन तो होता ही नहीं था, ऑपरेटर नहीं है। इसके बाद जैसे आपको हो सकता है कि इसके साथ में यहाँ पे कोई डेटा के लिए फिर 0001 लिखा जाए, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन इसको प्लस करवाना है तो प्लस के लिए यहाँ पे आपने कोई एक इंस्ट्रक्शन थी जो मशीन इंस्ट्रक्शन थी ऐड करवाने के लिए, फिर उसके लिए जो डेटा था वो डेटा थी दे दिया गया। फिर आपको इनको दोनों को ऐड करवाना है तो इसके लिए आप इस तरीके से कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकते थे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इसके बजाय अब क्या किया गया, जब असेंबली लैंग्वेज बनी तो असेंबली लैंग्वेज में सिंपल इस काम को करवाने के लिए जैसे C= आपको A+B करना है, तो C=A+B करने के लिए आपको कुछ असेंबली कोड लिखा गया। जैसे यहाँ लिखा गया लोड A और रजिस्टर R1, तो लोड B रजिस्टर R2, ऐड A, B और पुट करना है C। तो ये जो आपका कोड रहा वो आपको C=A+B का लिख दिया गया। यानी इसका मतलब ये है कि पहले जैसे कोई A मेमोरी लोकेशन है उसमें को हमने डेटा को लोड कर लिया रजिस्टर R1 में, और फिर जो B डेटा था वो उसको रजिस्टर R2 में लोड कर लिया, और इन दोनों को हमने फिर क्या किया, A और B को ऐड करके C में डाल दिया। ठीक, तो ये जो लिखा गया वो लोड जो ये है ये न्यूमेरिक कोड है लोड, यानी इसकी जगह हमने क्या किया, ये मशीन इंस्ट्रक्शंस थी पहले इसके 0101 फॉर्म में थी, इनको हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कोड। ठीक, तो असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पर इस तरीके, तो यहाँ पर इन कोड्स को वापस, चूँकि मशीन हमारे जो कंप्यूटर है वो आपकी मशीनी लैंग्वेज को ही समझेगी, 0101 को ही समझेगी, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा कि असेंबली लैंग्वेज को वापस से किस में बदलना पड़ेगा, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करवाना है तो मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। और मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए यहाँ हम क्या काम मिलेंगे, एक ट्रांसलेटर काम मिलेंगे जिसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी ये 0101 की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात ये भी होगी कि असेंबली लैंग्वेज भी जो आपकी थी वो लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज भी कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये भी आपके क्या है, मशीनी लेवल पे ही काम करती है, और ये भी मशीन डिपेंडेंट है। किस तरीके की लैंग्वेज है, मशीनी डिपेंडेंट। ठीक, अब इसमें भी क्या होता है कि अगर यूज़र किसी ने आर्किटेक्चर पे काम किया हुआ है, इंटेल के आर्किटेक्चर पे 8086 पे काम किया है, तो वो उसकी असेंबली लैंग्वेज अलग है, उसके लिए आपके जो न्यूमेरिक कोड होंगे वो अलग होंगे, 8085 के अलग होंगे, 808008 के अलग होंगे। तो इस तरीके से हर माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसकी असेंबली लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, इसलिए ये भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और इसके बाद जो लैंग्वेज बनाई गई वो है, आपको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसे आपकी जो C है, C++ है, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेज है, D है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज में इनमें क्या करते हैं हम, आप एक तरीके से ये ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये सिमिलर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज है, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। ये सिंपल अपन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसमें हमें ना तो ये पता है कि उसका क्या कोड बदलना है क्या नहीं है मशीन में, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे हम एक तरीके से, जैसे अपन को मान के चलो 2 नंबरों को ऐड करना है A+B और अपन ने लिख दिया C बराबर, तो ये एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये किस तरीके से करना है, ये तो ये क्या करेगा, इसको सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज को। तो हाई लेवल जो लैंग्वेज में जो कोड लिखा है उसको सबसे पहले हमें किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर काम में लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांसलेटर होते हैं उन ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं अपन, यहाँ जो
मशीनी यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जो ट्रांसलेटर काम में लिए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन कंपाइलर और इंटरप्रीटर। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर काम आएंगे वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रीटर आएंगे। इनका भी थोड़ा सा हम बताते हैं कैसे काम करते हैं ये। इनके वर्किंग थोड़ी सी, ये काम तो दोनों का एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलने का, बट इनकी जो वर्किंग टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट है। कंपाइलर क्या करता है, सपोज आपके कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी लाइन है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक, इनको क्या करेगा कंपाइलर, पूरी एक साथ सारी प्रोग्राम को, जो भी आपके जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं प्रोग्राम में, आगे बात करेंगे कैसे बनता है प्रोग्राम क्या है, पर फिर भी एक शॉर्ट में मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सिंपली जो कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। अगर उनमें एरर है तो सारी जगह जिस भी लाइन में, जैसे कि लाइन 2nd में एरर है, 5th में एरर है, तो वो एक साथ शो कर देगा कि आपकी 2 लाइन पे एरर है, 5th लाइन में एरर है। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं है तो सारी लाइंस को एक साथ क्या कर देगा, ये कंपाइल करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। ठीक, बट इंटरप्रीटर का काम तो यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का। बट क्या करता है इंटरप्रीटर, क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, फिर 2nd लाइन को चेक करेगा। अगर आपकी 2nd लाइन में एरर है तो वहीं रुक जाएगा, जब तक आप 2nd लाइन की एरर को क्लियर नहीं करोगे, उसको करेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो आपके आगे नहीं बढ़ेगा। यानी ये क्या करता है, लाइन बाई लाइन ट्रांसलेशन करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। तो दोस्तों अभी जैसे बात हो गई कि कंप्यूटर क्या है, सिंपली मैंने बता ही चुका हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा हम लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं। लैंग्वेज अपनी, जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें तो लैंग्वेज 3 है, एक मशीन लैंग्वेज है, एक आपके असेंबली लैंग्वेज है और एक आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। अब एक थोड़ा सा पार्ट रह गया प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्राम क्या होता है, सिंपली देखो व्हाट इज़ प्रोग्राम। अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बात करें कि प्रोग्राम क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि किसी काम को करने के लिए योजना बनाना आपका क्या होता है, प्रोग्राम होता है। यानी कोई काम करना है और कब होगा, कैसे करना है, तो इसकी जो योजना बनाई जाती है वो क्या है, आपका प्रोग्राम होता है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर का क्या रोल होता है, तो अपन एक डेफिनेशन देखना चाहें कि प्रोग्राम क्या है, तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्वतः कार्य करने हेतु किसी को योजनाबद्ध करना, किसी वस्तु को, तो वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि कंप्यूटर से हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक कोई कार्य करे या कोई टास्क है आपके पास, उसको ऑटोमेटिक परफॉर्म करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या यूज में लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर को अगर हमें इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज लेना होगा, लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज यूज होगी। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक सिंपल ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को या अपनी किसी टास्क को ऑटोमेटेड परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेज यूज लेते हैं, जिनमें हम जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, जो ह्यूमन है, वो किस में रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक, अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में भी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिन हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जिनमें आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेज में बेसिक है, सी है, C++ है, आपके जावा है, C# है, LPC है, पर्ल है, PHP है, पाइथन है। तो ये सारी आपकी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिनके ज़रिए आपका यूज़र क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस लिखता है और वो इंस्ट्रक्शंस को जरिए ट्रांसलेटर यानी जो कंपाइलर है या इंटरप्रीटर है, उनके ज़रिए किस में, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। और मशीन लैंग्वेज में बदलने के बाद उनको अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी सी लैंग्वेज की, चूँकि सी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो सी क्या है, देखो सी जो डेवलप की गई, सी डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है,
ये आपके डेनिस रिची ने डेवलप की इन 1972 एट AT&T बेल लेबोरेटरी। ठीक, यानी जो सी को डेवलप किया है वो किसने किया है? डेनिस रिची ने किया है। ठीक, वो कब किया? 1972 में। AT&T बेल लेबोरेटरी है, ये आपके कहाँ पर है? न्यू जर्सी और USA में है ये। इसमें न्यू जर्सी USA में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अच्छा, इसके डेवलप होने के लिए जो आपका बात की जाती है कि इसका इंसेंटर कौन है, तो सबसे पहले देखो एक BCPL लैंग्वेज थी। BCPL यानी इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, BCPL लैंग्वेज से बनी थी आपकी B, और B के बाद बनी थी आपकी C, और C के बाद अच्छा इसमें जो बनने का इनिशियल जो ऐसे माना जाता है कि इस पर डिबेट भी होती है कि BCPL का इनिशियल लेटर जो था वो B हुआ, फिर उसके बाद हुआ C। ठीक है, C में कुछ इन्हेंसमेंट किए गए, कुछ इंक्रीमेंट किए गए, कुछ फीचर्स ऐड किए गए, इसलिए उसका नाम रख दिया गया C#, सॉरी। और इसके बाद आपकी है D। तो इस तरीके से इसका अपन एक डेवलपमेंट मान सकते हैं कि C जो आपकी है वो बनी। अच्छा, C के पीछे एक थोड़ा सा किस तरीके से डेवलप किया गया, तो C को डेवलप जो किया गया डेनिस रिची ने किया। एक्चुअली 1970 के समथिंग में डेनिस रिची जो थे वो आपके एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके, जैसे विंडो है, लाइनेक्स है, आपने मैक है, एप्पल के लैपटॉप्स जो आते हैं उनमें मैक आता है। ठीक है, आप जो यूज करते हो अधिकतर मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो विंडोज़ हैं। ऐसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। अच्छा, इसको ये डिज़ाइन कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे कौन? डेनिस रिची 1970 के समथिंग। तो जैसे ये इनको डेवलप कर रहे थे तो इसके दौरान जो आपके कोड यूज में लिया, तो उससे क्या हुआ कि वो आपके जो डेवलप हुए वो 1972 तक आते आते क्या डेवलप हो गई? C। तो 1972 में C हुई, और C के बाद तुरंत फिर इन्होंने वापस से C लैंग्वेज को यूज करते हुए आपने क्या किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। तो इस तरीके से ये C लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है। इसमें मल्टीटास्किंग भी के फीचर्स अवेलेबल हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग के फीचर्स अवेलेबल हैं, और ये लो लेवल लैंग्वेज भी है। इसमें सारे इनपुट आउटपुट्स की हैंडलिंग भी होती है। तो इस तरीके से C का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं अभी कि C डेवलप हो गई, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। C के फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं C क्या है? C इज़ ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, मिडिल लेवल क्यों है, किस तरीके से? जैसे कि आपको बताया मैंने कि एक मशीन लैंग्वेज है और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। वैसे C जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ट्रांसलेट करने के लिए आपका क्या काम मिलेगी? कंपाइलर को यूज करती है किस काम के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए। और ये किस में बदलती है? मशीन लैंग्वेज। बट इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया? तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि C जो लैंग्वेज है वो आपके क्या है? लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी फॉलो करती है। यानी हम क्या कर सकते हैं? C लैंग्वेज में मशीन इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? 010101 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो हम क्या कर सकते हैं? C लैंग्वेज के ज़रिए आपकी मशीन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए भी लिख सकते हैं C लैंग्वेज में। तो इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। C क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर दो? इसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो। ठीक, और इन प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके जब आप क्या करते हो तो इससे क्या हो जाता है? पूरी प्रॉब्लम कंप्लीट आपकी सॉल्व हो जाती है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। यानी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए C लैंग्वेज में उसको स्ट्रक्चर्ड
डिवाइड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अच्छा, सी में जो लैंग्वेज है, आपने थोड़ा बहुत प्रोग्राम बनाया होगा या देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसमें क्या है, सारा काम आपका किसके जरिए होता है? प्रोसीजर्स के थ्रू होता है, फंक्शंस के थ्रू होता है। यानी जो भी काम होगा इसमें हम अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये सी क्या है? एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज़ का मतलब इससे हम किसी भी तरीके के एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी तरीके के प्रोग्राम बना सकते हैं, वो चाहे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना हो, या आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना चाहते हो, या किसी एम्बेडेड सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाने हो, तो उसके लिए सारे तरीके के प्रोग्राम्स हम किस में डिज़ाइन कर सकते हैं? आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद सी प्रोग्राम्स क्या हैं? मशीन इंडिपेंडेंट है, प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट है। मशीन जो सी लैंग्वेज है, सी कंपाइलर है, वो आपका मशीनी डिपेंडेंट है, जबकि सी प्रोग्राम्स हैं वो क्या है? मशीनी इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा ये क्या है? रिच ऑफ फंक्शन। सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो आपकी, सबसे बड़ा फीचर जो है वो आपका सी लैंग्वेज का, वो क्या है? रिच ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं जिनके यूज़ करके हम किसी भी टास्क को बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही आपकी इंट्रोडक्शन टू सी। अब हमें सी ही क्यों सीखनी चाहिए? इसके अलावा बहुत सारी और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने बताई थी कि जावा है, C++ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखो, पहली बात ये राइटिंग एंड मेंटेनिंग इसमें इजी है। ठीक है, इसके जो सिंटैक्स हैं बहुत इजी वे में लिखे जा सकते हैं। ठीक, इसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, इसके प्रोग्राम्स को आसानी से एडिट किया जा सकता है। दूसरा, इसमें क्या है कि ये लो लेवल मेमोरी एक्सेस है। इसमें लो लेवल मेमोरी, यानी हमने जैसे कहा कि इसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो ये लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। तो इसके लिए इससे जो वो होती है लो लेवल के फीचर्स हैं, उसको क्या बनाते हैं? फास्ट करते हैं। क्योंकि अपन को पता है कि अगर मान के चलो जैसे हम कोई पर्सन है, दूसरे पर्सन से बात करना चाहता है, अगर इन दोनों की सेम लैंग्वेज है तो क्या है, ये विदाउट एनी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर एक पर्सन है जिसमें ये अगर हिंदी में बात कर रहा है, ये इंग्लिश में बात कर रहा है, तो इसको क्या ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी प्रोसेसिंग उस टाइम पे इन दोनों की कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो लो लेवल में इसमें क्या होता है कि मशीन इंस्ट्रक्शंस अगर मशीन को डायरेक्ट दी जाए तो उससे क्या होगा? ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे फास्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो सी लैंग्वेज है उसको सीखने के बाद आप आसानी से C++, जावा, क्योंकि इनके लगभग सिंटैक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और बहुत आसानी से इनको सीखने के बाद काफ़ी सारी और लैंग्वेजों पर भी आप कमांड कर सकते हो। ठीक, क्योंकि ये जो इसकी लैंग्वेज है वो जो डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, आगे बात करेंगे इनके बारे में। इनको भी ये क्या करते हैं, जैसे सी में भी वही है, C++ में भी वही है, जावा में भी कुछ और ज़्यादा भी हैं। तो इससे क्या कर सकते हो आप? अगर सी को सीख लेते हो तो आप अदर लैंग्वेज पे भी अपनी कमांड कर सकते हो। एक और रीज़न इसका ये है कि इसके कई सारे कंपाइलर अवेलेबल हैं, जैसे जिनमें आपके GCC है, ठीक है, टर्बो सी है, टर्बो C++ है। ये क्या हैं? आपके कंपाइलर हैं, किसके? सी लैंग्वेज के। ठीक, इनके अलावा आपके और भी कंपाइलर हैं, जैसे आपका एक टिनी सी है, टिनी सी बोर्ड, इसमें ये बोर्डलैंड का है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाइलर भी हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी। सी के एप्लीकेशंस क्या हैं? सी को हम सीखने से हमें क्या फ़ायदा होंगे, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बना सकते हैं? तो जो सी के कंपाइलर हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे अपन सी लैंग्वेज के द्वारा बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनमें आप मुख्यतः जैसे हम एक सिस्टम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशंस सी में बनाए गए हैं। सबसे पहले तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें यूनिक्स, जैसे मैंने पहले बता दिया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा आपका सी लैंग्वेज में लिखा गया है। एप्पल OS है, इसके ग्राफिक्स की जो प्रोग्रामिंग की गई है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है,
उसकी प्रोग्रामिंग की गई है वो सारी आपके सी लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं। इसी तरीके से जो ब्राउज़र्स हैं, या जैसे गूगल क्रोनियम का आपने नाम सुना होगा, गूगल क्रोनियम, क्रोम अलग है, क्रोनियम अलग है, तो पूरा गूगल क्रोनियम की जो कोडिंग लिखी गई है, तो गूगल क्रोनियम की जो पूरी कोडिंग लिखी गई है वो भी आपके सी लैंग्वेज में ही है। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स है, थंडरबर्ड है, इनके जो एक्सटेंशंस हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे कि किसी भी ब्राउज़र की कुछ एक्टिविटीज़ को एनहेंस करना होता है तो उसमें एक्सटेंशन लोड करने पड़ते हैं, तो वो भी आपके सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अच्छा, एक डेटाबेस सिस्टम जो आपने DBMS का है उसमें MySQL नाम सुना होगा, MySQL भी आपके सी लैंग्वेज में ही डेवलप की गई है। इसके अलावा बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आप इसमें ईजिली डिज़ाइन कर सकते हो। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर भी आप इसमें बनाए हुए हैं काफ़ी सारे जो अभी रनिंग में हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मोबाइल फ़ोन जैसे आपके जो पहले मोबाइल फ़ोन चलते थे उनमें अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जैसे आपने नाम सुना होगा पहले जो शुरू में। अभी तो आजकल जो मोबाइलों में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब में क्या है, एंड्रॉयड है। बट इससे पहले जैसे आपने मोबाइल थे सैमसंग का था, तो सैमसंग में किसी में आपका एक वाडा OS आता था, किसी में सिम्बियन OS आता था, तो बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, क्योंकि बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर हो, या चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो जो कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है, कैलकुलेशंस करती हो, जहाँ माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, वहाँ पर क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कंपलसरी होता है। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी इसी में, मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी में डिज़ाइन किए गए। इसके अलावा गेमिंग एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन की जा सकती हैं सी में, एनिमेशंस के भी बना सकते हैं। इनमें से जैसे एक आपने सबसे ज़्यादा खेला होगा टिक टैक टॉय जो गेम है, इस तरीके से होता था जिसमें क्रॉस वगैरह करते थे कुछ, ठीक है, तो ये गेम भी इसी में आपका है। आपने एक मोबाइल में बहुत ज़्यादा पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा खेला होगा, एक स्नेक गेम आता था, ये भी जो गेम बनाया गया वो आपके सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसी में ट्रांसलेटर भी, ये जैसे आपका कंपाइलर है, ठीक है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो भी सारे आपके क्या हैं, आप इसमें इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। जिनमें से एक खुद जो अभी पाइथन लैंग्वेज आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है, मैटलैब है, इनके जो ट्रांसलेटर हैं वो भी आपके किस में डिज़ाइन किए हुए हैं, सी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और इसका यूज़ करते हुए हम बहुत सारे तरीके के अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों,